डियर स्टूडेंट्स, आज हम पुनः उपस्थित हैं एक और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर के, और वो है आदर्श और अनादर्श विलयन। आप भी सोचते होंगे कि आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है, क्या इसकी परिभाषा हो सकती है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। तो ये सब बातें मन में उठती हैं। उन्हीं सब बातों का जवाब लेकर के हम यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, आदर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो हमेशा राउल्ट के नियम का, अभी हमने पीछे की वीडियो में आपको पहले बताया है कि राउल्ट का नियम क्या होता है। तो जो हर परिस्थिति में, हर सांद्रण पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं विलयन, वो हमारे आदर्श विलयन कहलाते हैं। लेकिन जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं उनको हम अनादर्श विलयन कहते हैं। अब देखिए, आदर्श विलयन में क्या खास बात होती है, पहले हम ये देख लेते हैं, फिर अनादर्श विलयन को देख लेते हैं कि उसमें क्या खास बात होती है। देखिए, आदर्श विलयन में क्या खास बात है ये आप देखिए। आदर्श विलयन में मिश्रण एंथैल्पी, मिक्सिंग एंथैल्पी जिसे कहते हैं, है ना, डेल्टा मिश्रण, एक बात तो हम करेंगे मिश्रण एंथैल्पी, दूसरी बात करेंगे मिश्रण आयतन, ठीक है। तीसरी बात करेंगे अंतर आणुक बल। अब देखिए, पहली बात को हम देखें, मिश्रण एंथैल्पी जिसे हम डेल्टा मिक्स एंथैल्पी का मतलब H = G, इस तरह से दिखाते हैं, या यहां मैं लिख देता हूं डेल्टा मिक्स H = G। इसका मतलब ये है कि जब कोई द्विक विलयन है हमारे पास जिसमें विलेय और विलायक को मिलाया गया है, तो उस समय पर उसकी एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होना चाहिए। यदि एंथैल्पी में परिवर्तन आ रहा है तो हम उसे आदर्श विलयन नहीं कह सकते। दूसरी बात है मिश्रण आयतन, माने डेल्टा मिक्स G। दोनों ही विलयनों के आयतनों को मिलाया गया है, और मिलाने के बाद जो मिश्रण आयतन है उसमें न कोई कमी हो और ना ही कोई अधिक हो। माने कि जो एक घटक है उसका आयतन प्लस दूसरा घटक है उसका आयतन, दोनों का जो योग है वही हमारे विलयन का योग होना चाहिए। यदि इसमें थोड़ा बहुत भी परिवर्तन है तो हम उसको आदर्श विलयन नहीं कह सकते। अब तीसरी बात है कि अंतर अणुक बलों की बात। तीसरी बात हमारे अंतर अणुक बलों की है। तो अंतर अणुक बलों में देखिए, मान लीजिए ए घटक है, ए घटक प्लस बी घटक बराबर विलयन। तो विलयन में क्या हुआ, ए प्लस बी घटक होंगे, ठीक है। तो अब यहां अंतर अणुक बल क्या लगेंगे, ए और ए के मध्य लगेगा, यहाँ बी और बी के मध्य लगेगा, लेकिन यहाँ ए और बी के मध्य लगेगा अंतर। तो ये बल इस बल के बराबर होने चाहिए। माने अंतर अणुक बल ए और अंतर अणुक बल बी जितने हैं
वो अंतर अणुक बल ए और बी ये भी इनके समान होना चाहिए। ये हमारे आदर्श विलयनों के गुण हैं। अब देखिए आदर्श विलयनों का यदि हम ग्राफीय निरूपण करते हैं तो ये हमारा आदर्श विलयन का ग्राफीय निरूपण है। ये हमारा कहता है आदर्श विलयन, जिसे हमने यहां लिखा, ठीक है। ये हमारा आदर्श विलयन का वक्र है। ये हमारे अनादर्श विलयन है, अनादर्श विलयन, ठीक है। अनादर्श विलयन दो प्रकार के। पहला ये है हमारा धनात्मक विचलन वाले, है ना, और ये है हमारे ऋणात्मक विचलन वाले। अब देखिए धनात्मक विचलन वाला भी ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ये दो प्रकार के धनात्मक विचलन वाले भी दो प्रकार के होते हैं। तो यहां पर धनात्मक विचलन में जो ये पहला हमारा जो वक्र है धनात्मक विचलन का, इसमें आप ये बात ध्यान रखिएगा कि संगठन किसी भी संगठन पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध घटक बी और शुद्ध घटक मतलब ये बी और ए इनसे हमेशा ऊपर होता है, लेकिन किसी भी स्थिति में उसका टोटल इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन यहां ये जो बी वाला है इसमें इनका जो विचलन है धनात्मक, उन दोनों का जब योग होता है तो वो शुद्ध अवस्था में इससे अधिक हो जाता है। तो यहां ये दूसरे प्रकार का विचलन है, इसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन, ठीक है। ये आदर्श स्थिति है, बना रखी है, और इससे ये क्या है हमेशा ज्यादा है। अब यहां ये ऋणात्मक विचलन है, इसमें इसका मान हमेशा कम होता है, ठीक है। अब ये हमने यहां इसे दिखा रखा है। तो ये अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि जब चलो अब पहली वाली के लिए इस प्रकार के विलयनों में का इस प्रकार के विलयनों का किसी भी संगठन पर वाष्प दाब राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। राउल्ट द्वारा दिए गए वाष्प दाब से अधिक होता है। आप समझ लीजिए यहां पे क्या कहना चाह रहा है। किसी भी संगठन पर वाष्प दाब राउल्ट द्वारा दिए गए, माने राउल्ट के नियम के द्वारा यदि गणना की जाए
तो उसके द्वारा जो कैलकुलेट होकर के वाष्प दाब आता है, उस वाष्प दाब से इसका वाष्प दाब अधिक होता है। ठीक है, ये हमारी बात है पहले प्रकार के विचलन। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के विचलन में क्या है? जो ऋणात्मक विचलन है। इस ऋणात्मक विचलन में अब आप ये लिख लीजिए कि इस प्रकार के विलयनों का किसी भी संगठन पर वाष्प दाब राउल्ट के द्वारा दिए गए वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, तो अब आपकी बात समझ में आ गई। अब देखिए पहले नियम के जो उदाहरण है, इसका जो उदाहरण है, अब वास्तव में आप समझें कि आदर्श विलयन कोई नहीं होता, कुछ न कुछ अंतर आता, लेकिन फिर भी कुछ विलयन ऐसे हैं जो आदर्श के नजदीक व्यवहार करते हैं। अब धनात्मक विचलन वालों में जल और मैथिल एल्कोहल है, जैसे इसके लिए कर रहा हूं, पहले के लिए धनात्मक विचलन में यहां मैं दिखा रहा हूं पहले के लिए। इसमें क्या है कि इसमें टोटल वाष्प दाब जो है वो इससे अधिक नहीं होता, लेकिन यहां टोटल वाष्प दाब इससे अधिक हो जाता है। ठीक है ना, यह समझ में आ रही है? फिर समझ लीजिए, जैसे यहां पर ये उठाव हुआ, यहां पर ये उठाव हुआ, इन दोनों का जो योग है इसके उठाव से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन यहां पर इसका उठाव और इसका उठाव ये इसके उठाव से अधिक हो जाता है। फिर समझ लीजिए आप बात को कि देखिए यहां ये उठाव हुआ और यहां ये उठाव, ठीक है, तो इस उठाव से इसका उठाव ज्यादा नहीं। यहां जो ये उठाव है ये ज्यादा है, ये उठाव ज्यादा है। तो ये कहना चाह रहा हूं इन दोनों में ये अंतर है कि ये विलयन ऐसे होते हैं कि इनमें ये उठाव ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और यहां ये उठाव कम होता है, बराबर मतलब अधिक नहीं होता, हालांकि दोनों में ही धनात्मक विचलन है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब इस प्रकार के जो उदाहरण हैं पहले के लिए, वो हमारा जल और मैथिल एल्कोहल, बेंजीन और टोलुइन, इसके लिए ए के लिए उदाहरण है जल प्लस मैथिल एल्कोहल। ठीक है, दूसरा उदाहरण है इसी का, दूसरा उदाहरण इसका है टोलुइन प्लस बेंजीन, टोलुइन प्लस बेंजीन। ठीक है, अब बी वाले के उदाहरण आप देख सकते हैं, इसमें है जल और एथिल एल्कोहल, जल एथिल एल्कोहल। ठीक है, और दूसरा उदाहरण इसका हम एक और देख सकते हैं, वो उदाहरण है इसका बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन, प्लस बेंजीन।
ये इसको उदाहरण है। ये दोनों ही क्या है, धनात्मक विचलन, दोनों ही धनात्मक विचलन। ठीक है, अब मैं बताऊंगा कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये भी अभी बात करते हैं। अब देखिए ऋणात्मक विचलन की बात। अब ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन का उदाहरण हम ले लेते हैं। तो ऋणात्मक विचलन का उदाहरण है हमारे पास, ये है जल और नाइट्रिक अम्ल। एक उदाहरण, नाइट्रिक एसिड प्लस जल। दूसरा उदाहरण है हमारे पास पिरीडीन और एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल प्लस पिरीडीन। अब देखिए जो धनात्मक विचलन ए प्रकार के है, ये हमारा ऐसा है कि ये प्रभाजी आसवन से अलग अलग किए जा सकते हैं। ये प्रभाजी आसवन से अलग अलग किए जा सकते हैं, जबकि बी वाला धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन ये प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग अलग नहीं किए जा सकते। ठीक है, जो धनात्मक विचलन ए वाले माने कि जिनका विचलन टोटल अधिक नहीं होता, ठीक है, तो वो जैसे ए वाले टाइप के मैंने बताए हैं, ये प्रभाजी आसवन से सेपरेट किए जा सकते हैं, बल्कि और ये बी पर धनात्मक विचलन वाले और ये ऋणात्मक विचलन वाले प्रभाजी आसवन से सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो मेरे ख्याल से ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हमारे आदर्श विलयन कौन से होते हैं और अनादर्श विलयन कौन से होते हैं, इनसे किस प्रकार के विचलन पैदा होते हैं और कौन से कुछ विलयन ऐसे हैं जो कि आदर्श के नजदीक व्यवहार करते हैं। तो इनके भी एक एक दो उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आदर्श के लिए लिखा हुआ है, आदर्श विलयन का उदाहरण है बेंजीन प्लस टोलुइन या टोलुइन, ठीक है। दूसरा इसका उदाहरण आप ले सकते हैं दूसरा आप उदाहरण इसका ले सकते हैं क्लोरो एथीन प्लस ब्रोमो एथीन। ये ऐसे हैं जो लगभग आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं। ये ऐसे विलयन हैं जो लगभग आदर्श विलयन की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है। शेष के उदाहरण मैंने ये इधर लिख दिए हैं। अब देखिए इससे आगे हम और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आएंगे विलयन।